स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण की तथा उसके साथ विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध के बारे में। आज की कक्षा में बात करने वाले बच्चों हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित बल क्षेत्र होता है। इसके भीतर जब हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें वैद्युत बल के विरोध में कार्य करना होता है। यही कार्य बच्चों उस वैद्युत आवेश में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों अगर एकल बिंदु आवेश है तो उसकी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा होगी। दो बिंदु आवेशों का निकाय है तो उसकी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा होगी। और अगर कई बिंदु आवेश हैं तो उन कई बिंदु आवेशों के निकाय की भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों पूरा डीप में डिस्कशन करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और किस तरीके किसी बिंदु आवेश की एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसको कैसे ज्ञात करेंगे और दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैसे ज्ञात करेंगे और अगर तीन बिंदु आवेश हैं तो उनके निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति या उसकी विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु में निहित ऊर्जा में आप घूर्णन गतिज ऊर्जा, स्थानांतरी गतिज ऊर्जा और काल्पनिक गतिज ऊर्जा को छोड़ दें तो इसके बाद जितनी भी ऊर्जाएं वस्तुओं के भीतर होती हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही पाई जाती है। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी आवेशित कण की जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, अर्थात आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होगी जिसे उस आवेशित कण की उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें क्या करना होता है, कार्य करना होता है और वैद्युत बल के विरोध में कार्य करना होता है। तो आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में वैद्युत बल के विरोध में जो किया गया कार्य होता है वही उस आवेश में या आवेश के निकाय में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों किसी निकाय की रचना वैद्युत क्षेत्र में करने में किया गया कार्य कमा उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि वैद्युत आवेशों के निकाय की रचना करने में किया गया कार्य W जूल है तो
निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U निम्न प्रकार होगी। तो बच्चों निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वो किए गए कार्य के बराबर होगी। निकाय की रचना करने में जो कार्य हुआ है वही कार्य उस निकाय में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U बराबर हमारा W जूल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो U बराबर हमारा W जूल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एकल बिंदु आवेश कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों एकल बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एकल बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों अगर कोई एक अकेला वैद्युत आवेश हमारा किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों जैसे मान लीजिए ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर जो विभव है हमारा वो V है। देखिए बच्चों विभव वैद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। तो हम जिस बिंदु पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा को देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए Q कूलाम आवेश है और हम इस Q कूलाम आवेश की बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा को देखना चाहते हैं, तो बच्चों अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एक कूलाम आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो बच्चों अगर वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु P पर अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य V जूल है, तो बताओ बच्चों वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु P पर अनंत से Q कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? QV होगा। तो यहां पर जो हमारे इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर ये जो Q कूलाम आवेश रखा है, जो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी इस बिंदु पर, तो वो W बराबर बच्चों बनने वाली है QV। और क्योंकि किया गया कार्य ही निकाय में निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बच्चों अगर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है और उसमें भी आपको किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पता है, तो आप उस बिंदु पर जिस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हो, तो आप उसके विभव में उस बिंदु आवेश का गुणा करा दोगे। तो इस तरीके आपको उस एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब एक बिंदु आवेश को हम रखेंगे तो अनंत से उसको लाकर वहां रखने पर हमें विद्युत बल के विरोध में कार्य करना होगा, और जो कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर के सूत्र से W बराबर QV होगा। तो किसी एक बिंदु आवेश का किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो W बराबर QV होगी। इसके बाद बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के निकाय की रचना हम लोग करें, वो भी किसी क्षेत्र के भीतर नहीं, हमें किन्हीं दो बिंदु आवेशों को लाकर ऐसे एक निकाय की रचना करनी, तो इस निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य क्या होगा और इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेज, 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो बच्चों ये हमारा एक बिंदु है ए, और इस बिंदु पर हम पहले अनंत से Q1 आवेश को लाकर रखते हैं। तो जब हम अनंत से Q1 आवेश को यहां लाकर रखेंगे तो बच्चों इस आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहां कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, तो हम इसे ही अनंत निर्धारित कर सकते हैं, और अनंत पर वैद्युत विभव का मान बच्चों शून्य होता है। तो अब ये बताओ, बिंदु ए पर जब आवेश Q1 को लाया जा रहा था और बिंदु ए किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर नहीं है, तो ऐसा क्षेत्र जहां किसी आवेश को लाकर रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल शून्य हो, उसे अनंत कहते हैं। तो यहां बिंदु ए पर जो Q1 आवेश पर अभी जब ये Q1 रखा है तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल शून्य है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि बिंदु ए अभी हमारा अनंत में है। अब बच्चों यहां कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो यहां का वैद्युत विभव भी शून्य है। तो अब बताओ, शून्य विभव पर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो W1 भाई Q1 आवेश को हम लाए और शून्य विभव पर लाए, तो किया गया कार्य हमारा 0 जूल होगा। अर्थात बच्चों इस Q1 आवेश को लाने में जो हमने कार्य किया है वह शून्य है, लेकिन जब बच्चों यहां Q1 आवेश हमारा आ जाता है तो इस Q1 आवेश के चारों ओर इसका एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों Q1 आवेश के चारों ओर जब इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इससे स्मॉल r दूरी पर यह एक वैद्युत विभव उत्पन्न करेगा। अर्थात इस Q1 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर इस Q1 आवेश का वैद्युत विभव होगा, जिसे हम V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन स्मॉल r वोल्ट कहेंगे। अब बच्चों बिंदु B पर अगर अनंत से Q2 आवेश को हम लाएंगे तो हमें इसे लाने पर कार्य करना होगा। क्यों? Q1 आवेश के लाते समय किसी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य है। लेकिन अब Q1 आवेश आ गया है तो इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर जो विभव है वो V1 है। तो अनंत से अगर हम Q2 आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो हमारा किया गया कार्य W2 Q2 इंटू V1 होगा। तो बच्चों Q1 आवेश को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना, लेकिन Q1 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर Q2 आवेश को अनंत से लाने में हमें कार्य करना होगा, जिसे हम बिंदु B तक अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 Q2 V1 कहेंगे। और अब पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य प्लस दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, इन दोनों कार्यों का अगर हम योग कर देंगे तो बच्चों वो हमारा इस निकाय की रचना को करने में किया गया कुल कार्य होगा, और वही कुल कार्य इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर बच्चों? तो भाई अनंत बिंदु A तक Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य जो था वो W1 बराबर 0 था, लेकिन अब Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर जो विभव बना है वो V1 है। तो इसके वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B पर विभव V1 तक विभव V1 है जहां, वहां पर Q2 आवेश को लाने में जो कार्य होगा वो Q2 V1 होगा, और उसे हम लोग W2 कहेंगे। तो बच्चों अब यहां पर कुल कार्य जो निकाय की रचना करने में किया गया W, वो W1 प्लस W2 है, और वो हमारा Q2 V1 के इक्वल आएगा, और V1 की वैल्यू हम लोगों को पता है। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन स्मॉल r जूल, ये वैद्युत विभव हमारा आने वाला। यहां हमने केवल V1 का मान रखा है बच्चों, तो जूल। तो इसे परीक्षा में कैसे लिखेंगे, इसकी पूरी भाषा क्या होगी, इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा निकाय है, इस निकाय की रचना करने में जो किया गया कुल कार्य वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो बच्चों अनंत से
अनंत से बिंदु ए तक Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण वैद्युत आवेश को लाने में उस पर आरोपित बल शून्य है। बल शून्य है। तो बच्चों ये हमने कारण भी लिख दिया है कि बिंदु ए तक Q1 आवेश को लाने में कार्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिंदु ए पर कोई भी वैद्युत विभव नहीं है। बिंदु ए स्वयं अनंत में है, तो अनंत से अनंत तक अगर आवेश को लाएंगे तो किया गया कार्य हमारा शून्य होगा। तो बच्चों W1 जो हमारा बना वो बना 0। लेकिन अब बिंदु ए पर Q1 आवेश को लाने के बाद Q1 के चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो बच्चों Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव निम्न प्रकार होगा। तो क्या होगा बच्चों ये वैद्युत विभव? ये होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे आवेश से दूरी, किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो बच्चों ये आपका वोल्ट में आ जाएगा। अब Q2 आवेश को अनंत से जब इस बिंदु तक लाएंगे तो हमको कार्य करना होगा। तो कितना कार्य होगा उसको देख लेते हैं। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो यह कार्य होगा बच्चों W2 किसको लाना है? Q2 आवेश को लाना है। किस विभव पर लाना है? V1 विभव पर लाना है। तो कार्य बराबर होता है बच्चों आवेश गुणे विभव। तो यहां पर Q2 आवेश को लाना है, बिंदु B पर लाना है जहां का विभव V1 है। अब समीकरण 1 इसको समीकरण 2 कह लेते हैं और समीकरण 2 से हम V1 का मान यहां रखेंगे तो जो कार्य हमारा निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Q1 इंटू Q2 अपॉन स्मॉल r। तो बच्चों Q1 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक अनंत से Q2 आवेश को लाने में जो कार्य है वो हमने प्राप्त किया। इसको समीकरण 3 कहते हैं। अब बच्चों इस निकाय की रचना में जो किया गया कुल कार्य है उसको अगर हम लोग देखें, देखिए पहले Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाला, फिर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाला। अब कुल कार्य की बात करते हैं। तो निकाय की रचना में किया गया कुल कार्य कितना है? किया गया कुल कार्य तो वो हुआ हमारा बच्चों W1 प्लस W2। तो बच्चों पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य 0। समीकरण 1 व 3 से मान रखेंगे तो कुल कार्य 0 धन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। क्लियर? तो बच्चों किया गया कुल कार्य हमारा आ चुका है और किसी वैद्युत आवेश की निकाय की रचना करने में जो कार्य होता है वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा रूप में संचित हो जाता है। तो ये जो हमारा कुल कार्य हुआ U बराबर W और वो हमारा बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन स्मॉल r जूल। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों की निकाय
कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी होती और उसका मान निकाय की रचना में किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? तो मन लगाकर पढ़ें बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है और यहां आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता है बच्चों। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर लो बच्चों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। एक एक कॉन्सेप्ट समझना है तो रेगुलर क्लास भी लेनी होगी, नोट्स बनाते चले बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। अब देखने जा रहे हैं हम लोग किन्हीं 3 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु आवेश हो तो उन 3 बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अर्थात उस वैद्युत आवेश की निकाय की रचना करने में जो किया गया कुल कार्य क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले जब हम अनंत से बिंदु A पर Q1 आवेश को लाकर रखेंगे तो हमारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु A पर जो विभव है हमारा वो 0 है, तो भाई पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा 0 होगा। अब Q1 आवेश के आने के बाद इसके चारों ओर क्या हो गया बच्चों, इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इससे R12 दूरी पर, कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर बिंदु B पर Q2 आवेश को यदि हम लाकर रखेंगे तो ये देखिए किसका वैद्युत क्षेत्र है, बिंदु B Q1 के वैद्युत क्षेत्र में है। बिंदु B किसके वैद्युत क्षेत्र में है, Q1 के वैद्युत क्षेत्र में है। तो भाई बिंदु B पर जो विभव है, बिंदु B पर Q1 का विभव है, किसका विभव है, बिंदु B पर Q1 का विभव है, और कितना है बच्चों, तो वो आपका बनेगा V1 = 1/4πε0 किस आवेश के द्वारा, Q1 के द्वारा। कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर, कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर। अब बच्चों इस बिंदु पर हमको Q2 आवेश को लाकर रखना है, तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना, W2। क्या बनेगा, कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभव, विभव का मान रख देते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, और बेटा आवेश का मान Q2 है। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 = 1/4πε0 Q1 Q2/R12 होगा। तो बच्चों अब ये दोनों बिंदु आवेश के आ जाने के बाद इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है C। तो बच्चों C पर Q1 का भी वैद्युत विभव होगा। तो बिंदु C के लिए अगर हम देखेंगे तो Q1 आवेश का वैद्युत विभव कितना है, V1 और Q2 आवेश का वैद्युत विभव कितना है, V2। अब बच्चों देखो वैद्युत विभव होता है अदिश राशि, तो अदिश राशि के लिए कुल विभव यहां क्या बनेगा, V1 प्लस V2। तो अगर हम इसके द्वारा यहां पर, तो पहले देखते हैं बिंदु A से बिंदु C की दूरी क्या है और बिंदु B से C की दूरी क्या है। तो इसको कह देते हैं R23 और इसको कह देते हैं R31। तो बच्चों V1 जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R31, और जो हमारा Q2 आवेश के द्वारा बिंदु C पर विभव बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R23। तो बच्चा बिंदु C पर कुल विभव 1/4πε0 Q1 अपॉन R31 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R23। अब देखें इन दोनों का योग बिंदु C पर हो गया कुल विभव। तो अगर बिंदु C पर हम अनंत से Q3 आवेश को लाएंगे तो बच्चों किया गया कार्य क्या होगा, तो Q3 आवेश को जो लाने में किया गया कार्य है वो W3 Q3 और इंटू जो बिंदु C पर विभव है V1 प्लस V2। अब बच्चों मान रख देंगे और W3 का मान देखिए, इसका मान, इसका पूरा ये मान यहां रखना है, इसका पूरा मान यहां पर ये रखना है। तो
तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 अपॉन R31, 1/4πε0 Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। तो बच्चों कुल कार्य क्या होगा? पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य 0, दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, और तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, और तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य का एक भाग और है 1/4πε0 Q2 Q3 Q1 अपॉन R31। तो बच्चा मेरे यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। इसमें बच्चों एक ट्रिक भी है, आप देख सकते हो कि Q1 से Q2 और फिर Q2 से Q3 और फिर Q3 से Q1। तो आपको करना क्या है, लिखना है 1/4πε0, पहले क्या है Q1 से Q2 R12, इन दोनों के बीच की दूरी, फिर क्या है 1/4πε0 Q2 से Q3 R23, फिर क्या है 1/4πε0 Q3 से Q1 अपॉन R31। तो बच्चों तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना तो पेपर में नहीं आती है, लेकिन बच्चों तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप इस तरीके से हमने इसका डेरिवेशन के साथ बता दिया है कि भाई पहला आवेश लाएंगे तो अनंत होगा, अनंत पर कार्य शून्य होगा। दूसरा आवेश लाएंगे तो पहले का वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उसको लाने में किया गया कार्य Q2 V1, और तीसरा आवेश लाएंगे तो इन दोनों आवेशों का वहां पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, तो इन दोनों आवेशों का वहां वैद्युत क्षेत्र है, और बिंदु C पर इन दोनों का विभव का योग कुल विभव होगा, और कुल विभव निकाल लेने के पश्चात जिस आवेश को लाना है उससे गुणा करा देना। आप Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, इस तरह कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे। कुल कार्य ही निकाय में निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बच्चों कंटिन्यू रखें अपनी क्लास, फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे, यहां पर होती है रेगुलर क्लास। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, आप नोट्स भी बनाते चले और खूब मन लगाकर पढ़े। और अगर कोई आपकी जानकारी में कोई दूसरा स्टूडेंट भी है जो फिजिक्स में है वीक, तो उसको जरूर बताएं कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती है रेगुलर क्लास, और यहाँ पढ़ाए जाते हैं पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट, और न्यूमेरिकल्स भी एक एक्सपर्ट टेक्निक से कराए जाते हैं। अब अपने सर जी का पढ़ाने का जो अंदाज है बाबू, वो स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है। तो थैंक यू सो मच।